और इसके अंदर these classes will be the mixture of all four areas of sciences, मैथमेट कंप्यूटर साइंसेस, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, और साथ में जो है वो आपकी बायोलॉजी, इनका पोर्शन होगा। मैं इकरा बच्चे, मैं ना आप लोगों को यही कहने लगा हूँ, लेकिन मैं आज की क्लास के बाद जो है ना आप लोगों को बता दूंगा। तो हम लोगों ने साथ के साथ क्लासेस में पास पेपर्स की भी डिस्कशन करनी है। अभी टाइम है आप लोगों के पास। आप लोगों में से कोई तहसीलदार के पेपर भी देने जा रहे हैं? चलें जी। अच्छा बच्चे, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा और इसका जवाब बहुत आसान होगा। आप लोगों ने एक लफ्ज सुनी होगी, बूटिंग। बूटिंग क्या चीज होती है? बूटिंग बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पहली दफा जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पर्टिकुलरली मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं, तो वो आपकी बूटिंग कहलाती है। जब आप मोबाइल फोन को या लैपटॉप को या कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, तो वो जो कंप्यूटर को टर्न ऑन करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बूटिंग। अब बूटिंग की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग को आप सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं। ये जो आपकी कोल्ड बूटिंग होती है बेटा, इसका मतलब होता है कि आप किसी कंप्यूटर को बिल्कुल बिल्कुल शट डाउन करने के बाद उसको जब स्टार्ट करते हैं, जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, शट डाउन होने के बाद 2 दिन तक आपने उसे ऑन नहीं किया, तीसरे दिन जब आपने उसको ऑन किया, तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग कहलाती है। असल नाम उसका कोल्ड बूटिंग है, लेकिन कुछ लोग इसको जो है वो हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग क्या होती है कि किसी भी कंप्यूटर को पावर्ड ऑफ स्टेट से पावर्ड ऑन करना, वो आपका क्या कहलाता है? वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और अगर आप अपने कंप्यूटर को, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपकी वार्म बूटिंग होगी। उसे सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं। कि आपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया, मोबाइल फोन शट डाउन नहीं किया, बल्कि उसको आपने प्रॉपरली नए तरीके से एक दफा दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया, वो आपकी वार्म बूटिंग जो है वो कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा बच्चे, जल्दी से मुझे बताएं, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? सबको पता है, चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एवरीवन नोज कि चार्ल्स बाबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहेगा जैसे वो घुमाता है, तो वो आपसे ये पूछ लेगा, चार्ल्स बाबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जो अपने एनालिटिकल इंजन की वजह से बड़ा मशहूर है, इसका ताल्लुक किस मुल्क से था? चार्ल्स बाबेज का ताल्लुक किस मुल्क से था? इसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, बर्तानिया से। ये ब्रिटिश था। ठीक है, ही वाज एन इंग्लिश पर्सन। ये ब्रिटेन से ताल्लुक रखता था। तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे, आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा बायोस। बायोस क्या होती है? बायोस कहते हैं बेटा बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम को। बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट एंड एस फॉर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बेसिकली क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जो आपके मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होता है। और जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर रन होता है, जब आप कोई मोबाइल फोन को चलाएं या अपने कंप्यूटर को चलाएं, तो सबसे पहले जो भी चीज, जो भी सॉफ्टवेयर रन करता है वो आपका बायोस होता है। इससे पहले और कोई चीज रन नहीं करती। कंप्यूटर को ऑन किया तो आपका बायोस रनिंग में आ जाता है, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर चलता है। अब बायोस क्या करता है? बायोस डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। बायोस क्या करता है बेटा? डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है। क्लास में बच्चे पता नहीं किधर चले गए, इनकी तबीयत एक दफा जरा साफ करनी पड़ेगी तो फिर ये क्लास में दोबारा आना शुरू होंगे। रिकॉर्डिंग मिलने का मतलब ये नहीं है कि क्लास में आप ना आए। सबसे पहला काम ये करता है, ये पोस्ट करता है। पोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पोस्ट का मतलब ये होता है, ये पोस्ट इज एन एब्रिविएशन ऑफ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जो बायोस जब रन करती है तो ये उठ के देखती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर सारे हार्डवेयर, सारे सॉफ्टवेयर, सॉरी, हार्डवेयर की बात है, सिर्फ हार्डवेयर जो है वो ठीक से काम करें। बाजुकात आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन पे मैसेज आता है कि देयर इज एन एरर इन योर रैम। वो आपको लिखा हुआ नजर आ जाता है कि रैम में एरर आ रही है, या आपका जो है वो कीबोर्ड सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है, या आपका माउस सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है, या किसी आपके जो है वो वीजीए कार्ड में जो है वो, ग्राफिक कार्ड में जो है वो, साउंड कार्ड के अंदर जो है वो, लैंड कार्ड के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो वो आपको बता देता है कि यार आपके कंप्यूटर में ये मसला आ रहा है, ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। इसने उठ के सारी चीजों को हाथ लगा के चेक करना होता है कि हर चीज अपनी जगह पे ठीक काम कर रही है। दिस इज नोन एज पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस का सबसे पहला काम ये होता है। जब ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो उसके बाद ये क्या करता है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप विंडोज कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होती है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, जो भी आपकी होती हैं, ये क्या करता है? ये पोस्ट करने के बाद फिर आपके कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में, आपके सिस्टम के अंदर ढूंढता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर है। जब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी हार्ड में से मिल जाता है, हार्ड ड्राइव से मिल जाता है, तो फिर ये क्या करता है? उसको लोड करता है और आपकी विंडोज चल पड़ती है। ये बात समझ आ गई है? तो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कहां पर आपके बेटा अटैच होता है? जरा बताएं ये कहां पर मौजूद होता है बायोस? आपका कमेंट सेक्शन में बताना शुरू करें। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कहां पर होता है? ये आपके, शाबाश, ये मदरबोर्ड के ऊपर होता है। मदरबोर्ड के ऊपर होता है। ये पोस्ट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। पोस्ट का फंक्शन क्या होता है? पोस्ट इज एन एब्रिविएशन ऑफ परफॉर्म, सॉरी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये सबसे पहले जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो जो चीज, जो सॉफ्टवेयर सबसे पहले लोड होता है, दैट इज योर बायोस। और बायोस क्या करता है? ये हाथ लगाकर चेक करता है कि सारी चीजें अपनी अपनी पोजीशन पे मौजूद है, काम कर रही हैं, और उसके बाद फिर ये जो है वो आपके विंडोज को लोड करता है, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद बचे आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है? शाबाश। ये दो तीन सवाल पहले कंप्यूटर में से कर लो, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। इंफॉर्मेशन होती, शाबाश। बेटा जो सॉफ्टवेयर होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो हमें हमारे कंप्यूटर को यह बताता है कि उसने कोई काम किस तरीके से करना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि उसने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट करना है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स आर नॉर्मली इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। ये इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। ये इनटेंजिबल होते हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर्स नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा? पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बता दूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर की हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। हार्डवेयर में कौन सी चीजें आ जाती हैं? माउस, आपका कीबोर्ड, और दूसरे जो हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, रैम हो गई, जो भी चीजें कंप्यूटर के अंदर हार्ड फॉर्म में होती हैं उनको कंट्रोल करता है। दूसरा, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सके। मोबाइल फोन की एग्जांपल ले ले। मोबाइल फोन के अंदर अगर आपका, जिसे कहते हैं ना, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर खराब हो गया, वो बेसिकली इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, उसकी जो विंडोज होती है मोबाइल की वो खराब हो जाती है, जिसे सिंपल वर्ड्स में सॉफ्टवेयर कहा जाता है, वो खराब हो जाता है। जब तक आपके मोबाइल फोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, उसकी विंडोज नहीं होंगी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स फिर आपकी आ जाती है, विंडोज आ जाती है। जितनी भी विंडोज आपने की हैं वो सारी की सारी जो है वो आपकी किस में आएंगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनको आप क्या करते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या करते होते हैं, जिनको आप यूज करते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जो डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपने मुख्तलिफ कामों के लिए यूज करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, आप फेसबुक का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप अपना जो है इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर आपकी डिवाइस पे, आपके कंप्यूटर पे तब चलेंगे जब आपके पास क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो एप्लीकेशन, जल्दी से इस बात का जवाब दे कम मैसेज में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलने के लिए, सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चलने के लिए हमें किस चीज की बुनियादी तौर पे जरूरत होती है? हमें जरूरत होगी किस चीज की बेटा? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। हमें जरूरत होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की या ऑपरेटिंग सिस्टम की? किन की जरूरत होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत होगी। शाबाश। अब कुछ हम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं बेटा। माइक्रो जो विंडोज है, विंडोज, या जिसे हम, हाँ, विंडोज ही बताएं, विंडोज किस कंपनी का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज ये किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जल्दी से बताएं आप लोग। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है वो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है वो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये बेसिकली यूज होता है आपके लैपटॉप्स में, पीसीज के अंदर, आपके टैबलेट्स में। इसके डिफरेंट वर्जन मौजूद है, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11। ये सारे जो है वो
आपके जो है वो वर्जन मौजूद हैं। इसके अलावा इससे पुराने भी विंडोज 98 भी होती थी, 95 भी होता था, वो वाले बहुत पुराने मॉडल्स के अंदर होती थी। उसके बाद आपका आ गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है वो किस कंपनी का है? ये है बेटा एप्पल का। ये एप्पल का है। और ये नॉर्मली जितने भी एप्पल कंपनी के बनी हुई जो कंप्यूटर्स हैं वहां पर जो है वो यही सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होता है। उसके बाद 1 मिनट रुक जाए। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है लिनक्स। लिनक्स ये कहाँ का आता है? बेटा इसको कोई कंपनी ओन नहीं करती। इसको कोई कंपनी ओन नहीं करती, बल्कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि लिनक्स जो है वो इसको कौन जो है वो कंट्रोल करता है, ये किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये है बेटा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका सोर्स कोड, या आप यूं समझ लें जिसकी प्रोग्रामिंग तक रसाई तमाम लोगों को होती है। हर किसी को, मेरे पास भी होगी, आप लोगों के पास भी होगी, और हम में से हर कोई उसके अंदर अपनी अपने हिसाब से अपनी अपनी यूजेज को देखते हुए उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। मतलब मुझे लिनक्स का कुछ और इस्तेमाल करना है तो मैं अपने हिसाब से सोर्स कोड की प्रोग्रामिंग या कोडिंग चेंज कर दूंगा। एमन को कुछ और करना है, मुनीब को कुछ और करना है, बख्तावर को कुछ और करना है। तो हम हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका सोर्स कोड चेंज कर सकते हैं। ये हम विंडोज में नहीं कर सकते, ये हम मैक में नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कंपनियां ओन करती है और हर कंपनी एक फिक्स बना के भेजती है। लेकिन लिनक्स एक ओपन सोर्स है, और इसको हर कोई, इसका जो सोर्स कोड है, इसकी जो कोडिंग है, इसका जो प्रोग्राम है, उसको हर कोई चेंज कर सकता है अपने अपने हिसाब से। तो ये याद रहेगा कि ओपन सोर्स क्या होता है और कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। ये याद रहेगा आप लोगों को? शाबाश। उसके बाद एंड्रॉयड। एंड्रॉयड बड़ा, आप लोग कहते हैं मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड किस कंपनी का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये बेटा गूगल का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का। और नॉर्मली ये यूज होता है आपके टच स्क्रीन डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स में, आपके टैबलेट्स में जो है वो यूज होता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर यूज होता है आपके टैबलेट्स फोन में, टच मोबाइल फोन में, आपके स्मार्टफोन्स में यूज होता है एंड्रॉयड। उसके बाद आईओएस। ये कहां पर यूज होता है, ये किस कंपनी का है? ये एप्पल का है। और ये जितने भी एप्पल के आईफोन्स हैं, आईपैड डिवाइसेस हैं, उसमें जो है वो ये यूज होता है। उसके बाद क्रोम। ये किसका? ये क्रोम किस कंपनी का है? ये आपकी गूगल का है। इसी तरह बेटा एक यूनिक्स है। यूनिक्स जो है वो बेटा, इसको शुरू शुरू में एटी और बेल लैब्स ने जो है वो बनाया था, इसको ओन करते थे। बेल लैब्स इसको ओन करते थे।
ये शुरू में ओपन सोर्स नहीं था, लेकिन अब इसको जो है वो बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज जो है वो ओन करती हैं, किसी एक एंटिटी का नहीं है। शुरू शुरू में इसको बेल लैब्स इन्होंने जो है वो बनाया था। AT&T, बेल लैब्स इन्होंने जो है इसको बनाया था। अब ये जो है वो इसको मुख्तलिफ एंटिटीज जो है वो ओन करती हैं, और ये उसी तरीके से लिनक्स की तरह ही काम करता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टाइजन। टाइजन किस कंपनी का है? टाइजन जो है वो बेटा सैमसंग का है। अच्छा बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ना बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो क्या करता है? वो बेसिकली कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के दरमियान ताल्लुक बना के रखता है। मतलब अगर कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ने मिल के इकट्ठे काम करना है, एक हार्मनी में काम करना है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार होता है आपका वो पर्टिकुलर पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं कर्नल। कर्नल जो है वो क्या करता है? ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये क्या करता है? ये बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जो जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, उनके दरमियान ताल्लुक बनाता है, उनके दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ये आपका कर्नल कहलाता है। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं बच्चे, आपके जो एंटीवायरसेस होते हैं, आपके जो PDF रीडर्स होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे या सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही फॉल करते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देन यू हैव टू गो फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन अदरवाइज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक और कैटेगरी आती है जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं, और ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर आपकी जिंदगी चल सकती है। मतलब आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस ना इस्तेमाल करें, ना इंस्टॉल करें उसको, तो जिंदगी चलती रहेगी, PDF रीडर के बगैर आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, इसलिए लोग इनका जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं आपके? ये आपके कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा बेटा, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे खाने को हजम करने में मदद देता है। खाने को हजम करने में मदद देता है। और दूसरा, हमारे ब्लड शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन करके रखता है। एक पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रखता है, हमारे खाने को हजम करने में मदद देता है। उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्ट? वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है बेटा, वो पार्ट आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम नहीं है, मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी बॉडी में रिलीज करता है, जिससे क्या होता है? आपके खाने को हजम करने में मदद मिलती है और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसको बोलते हैं पैंक्रियास। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज क्या करते हैं? पैंक्रियाज हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन जो है उसको क्या करते हैं? उसको प्रोड्यूस करते हैं। और
जिससे क्या होता है, हमारे जिस्म का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है। और अगर पैंक्रियास प्रॉपरली काम ना करें तो हमें कौन सी बीमारी होती है? हमें डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज, जिसे शुगर कहा जाता है, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? शुगर कहा जाता है। अच्छा बेटे, शुगर, ब्लड शुगर मेजर करने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट यूज करते हैं। उस इक्विपमेंट का नाम क्या होता है? उस इक्विपमेंट का नाम होता है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर, आप तमाम लोगों के, किस किस के घर में ग्लूकोमीटर है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपके घर में है। और आप लोगों ने अपनी वालदा, अपने वालिद का शुगर लेवल चेक भी किया होगा। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं बेटा कि ये जो ग्लूकोमीटर होता है ये किस यूनिट के अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल कैलकुलेट करता है? इसका ब्लड शुगर लेवल का जो बताता है हमें, उसका कौन सा यूनिट होता है? ये किस यूनिट के अंदर आपको ब्लड शुगर लेवल बताता है? हाँ, माइक्रोग्राम है, सदके जाओ, माइक्रोग्राम। मैग्नीशियम, वाह वाह, एमजी लिख दिया, मैग्नीशियम। हाँ, कोई तो होगा, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, जो मर्जी लगाते हैं, आपसे कौन पूछने वाला है। बेसिकली ये होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मैं लिख देता हूं। मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर जो है वो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मैयर करते हैं। और ब्लड शुगर लेवल जो है वो कहां से मैयर होता है आपके? ये मैयर होता है आपके ग्लूकोमीटर से। ठीक है। उसके बाद बच्चे एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऐसा क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा क्या काम करता है बेटा जिसकी वजह से आपका इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? बेसिकली ये आपका जनरेट करता है एटीपी। ये एटीपी को जनरेट, इसको कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है। और इस ये बेसिकली इसको सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी को सेल की क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी, इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी। तो ये एटीपी प्रोड्यूस करता है जिससे फिर क्या होता है, इस सेल को पावर मिलती है। इसी वजह से सेल को पावर हाउस ऑफ द, या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद, अच्छा बच्चे मुझे एक जल्दी से बात बताएं। द ब्रांच ऑफ ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जीन्स की, जेनेटिक वेरिएशन की, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटी की जो है स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? किसी ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम लोग जीन्स के बारे में, जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है जेनेटिक्स। इसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है। उसके बाद बच्चे, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है बेटा वो कौन सा है? हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गन है दैट इज स्किन। हमारी जो स्किन होती है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है। और
इंसानी स्किन जो होती है वो कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है? ये बेसिकली 3 लेयर्स पर मौजूद होती है। हमारी जो बॉडी की स्किन है वो 3 लेयर्स पर मौजूद होती है। इसमें मैं यहां पे आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट लेयर है बेटा, ओहो, जो फर्स्ट लेयर है आपकी, जो जिसे आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ये लेयर आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये क्या करती है? आपकी बॉडी को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कोई केमिकल, कोई क्या कहते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह से जो है वो बचाती है। ठीक हो गया? क्या करती है? आपकी बॉडी को बचाती है। एपिडर्मस के अंदर बेटा क्या होता है? एपिडर्मस के अंदर एक, ये बेसिकली केराटिन प्रोड्यूस करती है ये लेयर। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। एपिडर्मिस जो है वो केराटिन प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और और ये जो क्या कहते हैं, इसी लेयर के अंदर मिलेनिन मौजूद होता है। मिलेनिन बेसिकली एक पिगमेंट है जो हमारी स्किन को कलर देता है। हमारी स्किन का जो कलर है वो इसी पिगमेंट की वजह से जो है वो डिसाइड होता है। और यही पिगमेंट क्या करता है? हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। मतलब जितनी ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर हीट पड़ेगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ेगी, उतनी ज्यादा मेलानिन की क्वांटिटी होती है। आपकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा होता जाए, आपका रंग काला होता जाता है। वो कहते हैं ना लोग कि यार ये धूप में खड़ा होके काला हो गया है, ये धूप में खड़ा होके काला हो गया। तो वो काला ऐसे नहीं हो जाता, वो इस तरीके से होता है कि जब आप धूप में ज्यादा खड़े होते हैं तो यूवी रेडिएशंस जिस्म पे ज्यादा गिरती हैं, और अगर मेलानिन ज्यादा अमाउंट में ना रिलीज हो तो आपकी जिस्म स्किन जल जाए। तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन फिर ज्यादा गिरता है, आप ज्यादा रिलीज होता है, ताकि आपको जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाया जा सके। ठीक है, इसी वजह से उन लोगों को जो है वो स्किन कैंसर भी कम होता है। उसके बाद अब मुझे एक बात बताएं, क्या एपिडर्मस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स होती हैं? एपिडर्मस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स होती हैं? नो, इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर कोई जो है वो नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है आपकी डर्मिस। डर्मिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, और ये बिल एपिडर्मिस के नीचे होती है। और ये क्या करती है? ये आपकी थोड़ी सी थिक होती है, तो ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं वो इसी के अंदर मौजूद होती हैं, डिफरेंट स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो है वो ये बेसिकली क्या करते हैं? जो भी हमें पसीना आता है वो इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से जो है वो आता है, और ये डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हाइपोडर्मिस आपकी जो है वो थर्ड लेयर होती है, जिसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। और इसमें ज्यादातर आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी होती है वो मौजूद होती है, जो फैट आपकी बॉडी के अंदर होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब मुझे जरा जल्दी से बताएं, ये जो फैट होती है ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती होगी? ये आपकी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है, आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, और आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखती है। ठीक है, ये आपके मसल्स होते हैं, आपकी जो हड्डियां होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फिर आगे मूव करते हैं डर्मिस तक, और डर्मिस के बाद आगे कहीं जाती नहीं है, क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। तो बेटा आपको समझ आ गया है
कौन सी लेयर, कितनी लेयर्स होती हैं और किस लेयर में क्या क्या काम हो रहा होता है। के बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। बेटा हमने बात की स्किन की, के लॉन्ग हमारे जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन आपका जो है वो लिवर है, जिसे हम जिसे हम उर्दू में क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे कलेजी जो हम कहते हैं, कलेजी इसी को बोलते हैं कि कोई और चीज होती है? कलेजी आपका जिगर ही होता है ना? ठीक है। हमारा जो लिवर है, हमारा जो लिवर है बेटा, वो क्या करता है? हमारा लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल क्या होता है? बेसिकली ये एक एडी होता है जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करता है। ये एड्स इन या हेल्प्स इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में जो है वो मदद करता है। उसके बाद इसे नेचुरल केमिस्ट भी कहा जाता है, हमारे जिस्म का नेचुरल केमिस्ट भी इसी को कहा जाता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल, हार्मफुल जो है वो। चलो, वो एक बच्ची कह रही है सर जिगर तो दिल को नहीं बोलते, जैसे लोग कहते हैं कि तुम मेरे जिगर हो। और जिगर जिगर होता है, दिल दिल होता है। ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी होता है। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होती है आपकी बॉडी को, उनको जो है वो क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफाई करता है। उसके अलावा लिवर आपकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसका रीजनरेट रीजनरेटिंग फैक्टर या जिन रीजनरेटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। रीजनरेटिंग परसेंटेज का मतलब ये होता है कि ये अगर 70%, 75%, 80% खराब भी हो जाए तो भी ये अपने आप को ठीक कर लेता है। ठीक है, ये अगर आप इसका 75%, 80% हिस्सा काट दें, रिमूव कर दें, तो ये दोबारा से अपने असल साइज पे वापस आ सकता है आहिस्ता आहिस्ता। रीजनरेटिंग किस ऑर्गन की सबसे कम है? हमारे बॉडी में किस ऑर्गन की जो है वो सबसे कम है? रीजनरेटिंग सबसे कम जो है वो आपकी न्यूरॉन्स की है। दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सबसे कम जो है वो होती है रीजनरेटिंग एबिलिटी। इसके अलावा बेटा अगर आगे हम मूव करें, तो ये जो आपके लिवर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली हर 1 मिनट में 1.5 लीटर जो ब्लड है उसको फिल्टर कर रहा होता है। और अगर आपका लिवर इफेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए या इसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को फलानी बीमारी हो गई है। नॉर्मली इन्फ्लेमेशन जब होती है तो हम कहते हैं कि इस पर्सन को क्या हो गया, इसको हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, इसको हेपेटाइटिस हो गया। और एक और बीमारी भी होती है, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा यार। सी से शुरू होती, हाँ। ये बेसिकली क्या होती है? ये भी लास्ट स्टेज होती है जिगर की बीमारी की, जिसमें जिगर जो है वो अपना प्रॉपरली काम जो है वो
करना छोड़ देता है, और इसमें जिगर आपका ऑलमोस्ट डैमेज हो जाता है। अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, वायरल हेपेटाइटिस अगर आपको हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो आपका जो जिगर है या लिवर है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है बेटा, ये भी आपका जिगर से रिलेटेड जो है वो। अच्छा बच्चे, मैंने आपको बताया था ये जो जिगर है, जिगर बाइल प्रोड्यूस करता है। ये जो बाइल प्रोड्यूस होता है इसको स्टोर कहाँ पर करता है हमारा बॉडी? ये गैल ब्लेडर के अंदर जो है वो यूज होता है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको पता ही है, जिसे निज़ाम इनहजाम बोला जाता है। निज़ाम इनहजाम जिसको कहा जाता है, ये निज़ाम इनहजाम या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली पैंक्रियाज, गैल ब्लेडर और आपका लिवर, इनको आप एडी बोल सकते हैं। ये एड करते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेल्पर होते हैं, असिस्टेंट आपको कह सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या उसको प्रॉपरली काम करने में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अ, हम्म सिर्फ 1 मिनट दें मुझे, रेलेवेंट एमसीक्यूज माइंड में। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं हमारा ये क्या किसको बोलते हैं, हमारे जो सूरज के ऊपर जो गैसेस होती हैं, वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं? सूरज के ऊपर बेटा दो गैसेस मेनली पाई जाती हैं। एक आपकी हाइड्रोजन जो कि 75% होती है, और आपकी हीलियम जो कि 25% होती है। इसीलिए द फ्यूल ऑफ सन किस गैस को कहा जाता है? किस गैस को फ्यूल ऑफ द सन कहा जाता है? बेटा इसको कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो है वो आपके सन का जो है वो फ्यूल है। हमारा सोलर सिस्टम, उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर है सन। उसका सेंटर क्या है? सन है। हमारे सोलर सिस्टम में अप्रोक्सीमेटली 99.86% जो वेट है वो किसका है, या उसका जो टोटल मैस है। टोटल मैस अगर 100% है तो 100% में से 99.86% मैस जो है वो सूरज का है। बाकी 0.14% में बाकी सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। बाकी आपकी जो है वो ये एस्टेरॉइड्स, मेटेओर्स, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद ये जो हमारा सूरज है, ये बेसिकली येलो ड्वार्फ स्टार है। ये एक प्लैनेट नहीं है, ये क्या है? एक स्टार है। ये क्या है? स्टार है, ठीक है। येलो कलर का, ड्वार्फ कहते हैं बोने को, ये एक बोना स्टार है। अब सूरज की जो रोशनी है बेटा, ये हम तक पहुंचती है यूवी रेडिएशंस की फॉर्म में। अक्सर पूछते हैं कि हीट एंड मास ट्रांसफर में आपने पढ़ा होगा कि जो हीट है मुख्तलिफ सूरतों में मूव करती है। तो सूरज से आने वाली जो हीट है वो रोशनी की सूरत में हम तक पहुंचती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की फॉर्म में। तो अक्सर आते हैं कि सनलाइट किस फॉर्म में जमीन पे आती है, तो ये रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो जमीन पर आती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो जमीन पर आती है। अब सूरज की रोशनी जमीन पे बेटा कितनी देर में पहुंचती है? सूरज की रोशनी जमीन पे पहुंचती है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में। 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में। चांद की रोशनी जमीन पे कितनी देर में पहुंचती है? चांद की रोशनी जमीन पे
3 सेकंड्स में पहुंचती है। अब क्या चांद की अपनी कोई रोशनी होती है? चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ सन। ये सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो हमें चांद जो है वो चमकता नजर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि चांद की रोशनी जमीन पे पहुंचती है तो वो 1.3 सेकंड्स में पहुंचती है। अब हमारा जो सूरज है इसकी एज क्या है? हमारा सूरज की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। ये 4.6 अरब साल पुराना है। और बेसिकली ये आपका मिडल एज्ड स्टार है। मतलब ये अपनी दरमियानी एज में पहुंच चुका है। नॉर्मली जिस साइज का सूरज है, इस साइज के स्टार की उम्र 5 से लेकर 10 अरब साल के बीच में होती है। मतलब इसने अपनी आधी जिंदगी गुजार ली है। और अब ये आगे किसी भी टाइम इसकी मौत हो सकती है। 6 अरब साल का होकर मौत हो जाए, 7 अरब साल का हो जाए, 10 अरब साल इन स्टार्स की लिमिट होती है, इसके अंदर ये मर जाते हैं। और अगर बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये मानना है कि अगर ये मरेगा तो ऑब्वियसली क्यामत भी आनी है। तो ये मिडिल एज स्टार है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो सूरज होता है इसका सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? इसका सरफेस टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सरफेस हमें नजर आ रही होती है उसका टेम्परेचर होता है 55 डिग्री सेल्सियस। और इसके कोर का यानी कि इसके सेंटर पे जो टेम्परेचर होता है, जिसे हम कोर ऑफ द सन कहते हैं, वहां पर टेम्परेचर आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तो तक जो है वो इसका टेम्परेचर जा जाता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो अगर मिलियन सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका टेम्परेचर बनेगा। ठीक हो गया। सूरज और जमीन के दरमियान फासला जो है बेटा वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर। और इस फासले को कहा जाता है, किसी भी प्लेनेट और सूरज के दरमियान जो फासला होता है इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है? दो प्लैनेट्स, किसी प्लैनेट और सूरज के दरमियान जो फासला होता है, जैसे जमीन एक प्लैनेट है, तो जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला होगा वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया जाता है, और वो है 150 किलोमीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। यानी कि जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो एग्जैक्टली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जैसे जैसे आप जुपिटर मार्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से फासला बढ़ता जाएगा। जैसे आप वीनस और मरकरी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से फासला कम होता जाएगा। जमीन और सूरज के दरमियान 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसके बाद सन जो है वो हमारा, मैंने आपको बताया ये एक स्टार है येलो ड्वार्फ। इसको जी टाइप स्टार भी कहा जाता है। ये जी टाइप स्टार भी जो है वो आपका कहलाता है। जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार। उसके बाद सूरज की जो एनर्जी होती है ये बेसिकली, सूरज एक प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, वहां पर उनको जो है वो एनर्जी जनरेट करने में मदद करता है। वो कौन सा प्रोसेस है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के अंदर भी मदद प्रोवाइड करता है। उसके बाद चले बच्चे, अब मेरे ख्याल में बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर टाइम हो गया, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास में बेटे अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज रेज योर हैंड्स। और अगर नहीं सीखने को मिला तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग देख के सीखिएगा।